बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के थर्मो केमिस्ट्री का टेस्ट आप लोगों का जो हुआ, क्या हो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। केमिकल एनर्जेटिक्स का जो आप लोगों के यूनिट का टेस्ट हुआ उसके डिस्कशन के साथ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। और टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक एक सिंपल और इजी टेस्ट था विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कोर्स बढ़ेगा यूनिट वाइज के अंदर। क्रैश और ग्रैंड टेस्ट के अंदर आप लोगों को फर्दर मोर भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ऐसे जो थोड़े से आप लोगों के लिए माइंड टीजर्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ऑफ कोर्स उस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में भी ऐड किए हैं। सो होपफुली आप लोगों के लिए ग्रिप इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा। डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, हैसेस लॉ अप्लाई करना और हैसेस लॉ की बेस पर ये सारे के सारे जो है वो डिस्कशन। अब आपको मैंने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रिक और टेक्निक बतानी है कि क्या है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अप्लाई करना है हैसेस लॉ, कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एंड अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन तो है और है क्या, एक्वस सोल्यूशन अमोनियम क्लोराइड का, बट प्रिपेयर किससे हो रहा है, अमोनिया गैस और HCl गैस के साथ प्रिपेयर हो रहा है। ठीक होगा बेटा, यानी कि आप लोगों के माइंड में फट से क्लिक करना चाहिए, अच्छा इस रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, अच्छा इस रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। करनी कैसे, इक्वेशन बना लो। किससे जनाब प्रोड्यूस करना है, ऑफ कोर्स अमोनिया गैस NH3 गैस लिखूंगा, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। क्लोरीन गैस सॉरी HCl गैस लिखूंगा और इन दोनों गैसेस को कंबाइन करके मैंने बनाना है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक्वस सॉल्यूशन। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर करना है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि एक्वस मीडियम मौजूद होगा तभी अमोनियम क्लोराइड का एक्वस मीडियम बनेगा। इसकी एंथैल्पी डेल्टा H फाइंड आउट करनी है। नाउ टर्निंग टुवर्ड्स द गिवन इक्वेशंस, गिवन डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इसके मुताबिक कौन कौन सी इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या 2, 3, 1 के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। वेरियस रिएक्शंस दिए हुए, अमोनिया गैस का एक्वस मीडियम में मिलकर के अमोनिया एक्वस बनाना, HCl गैस का एक्वस मीडियम के साथ मिलकर के HCl एक्वस बनाना, इनकी एंथैल्पीज पड़ी हुई हैं। और अमोनिया एक्वस और HCl एक्वस का मिलकर के अमोनियम क्लोराइड एक्वस बनाना। मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन, मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है ये, कि अमोनिया गैस और HCl गैस के एक्वस मीडियम से कंबाइन होकर के अमोनियम क्लोराइड एक्वस बनना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, अब देखो मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि अमोनिया गैस अगर मुझे रिएक्टेंट वाली साइड पे चाहिए तो ऊपर वाली इक्वेशंस में भी ये रिएक्टेंट वाली साइड पे ही पड़ी हुई है। ओके, इसका मतलब है पहली और दूसरी इक्वेशन में से किसी को नहीं छेड़ने की जरूरत। तीसरी इक्वेशन में देखें, अमोनियम क्लोराइड एक्वस चाहिए प्रोडक्ट वाली साइड पे जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और गिवन इक्वेशन में भी वो प्रोडक्ट वाली साइड पे। इसका मतलब है यहाँ पे किसी इक्वेशन को उथम प्रथम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज सच ये तीनों की तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो एडिशन का रूल आपको पता है, ये भी आपको कंफर्मेशन बताएगा कि हाँ वाकई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको देखने को मिली है या नहीं मिली है। तो देखिए ये अमोनिया एक्वस से कैंसिल, HCl एक्वस से कैंसिल, बच क्या रहा अमोनिया गैस, HCl गैस, और ये रहा एक्वस मीडियम, और इधर बना अमोनियम क्लोराइड एक्वस बचा हुआ। बट इन तीनों एंथैल्पीज को अगर आप सम अप करते हैं तो ऑफ कोर्स सम करने के बाद आपके पास आंसर आता है -159.05। और उम्मीद है आप लोगों ने सिंपल से वे में इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं रखता, बहुत आसान सवाल है। आपने जस्ट इसको थोड़ा सा जो है वो इक्वेशंस को जज करना होता है कि मेरी उस इक्वेशन जिसके लिए एंथैल्पी रिक्वायर्ड है उसके मुकाबले में बाकी इक्वेशंस को देखें तो उसका क्या सिनेरियो है, ठीक है। उसके बाद है विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज मिनिमम लैटिस एनर्जी। तो अगर तो आप लोग चेकआउट करना चाहते हो लैटिस एनर्जी को, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी का लैटिस एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसा कि आप लोग इसके बारे में भी जानते हैं, चार्ज ओवर साइज रेशियो को बोलते हैं। चार्ज ओवर
साइज, चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, साइज मिनिमम होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी मिलेगी और ऑफ कोर्स मैक्सिमम लैटिस एनर्जी मिलेगी। तो अब आपसे पूछा गया विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनाइन विच आर द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज मिनिमम लैटिस एनर्जी। आप कहेंगे सर कैटाइन सेम हो गया, मैं कहूँगा ऑफ कोर्स। तो इसका चेक करना था, सबसे बड़े साइज का एनाइन जहाँ पे लगा हुआ होगा वहाँ पे मिनिमम हो जाएगी चार्ज डेंसिटी और ऑफ कोर्स अट्रैक्शन भी कम होगी, लैटिस एनर्जी भी कम होगी। तो आप कहेंगे सर आयोडाइन, आयोडीन सबसे बड़े साइज का आयनाइन है, इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम होगी और लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स आपका जो आंसर है वो सोडियम आयोडाइड है। और सबसे ज़्यादा अगर लैटिस एनर्जी पूछी जाए तुम लोगों से तो ऑफ कोर्स तुम लोग सेलेक्ट करोगे सोडियम फ्लोराइड। ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन द डैश ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। अब आपको पता है कि जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, फॉर एग्जांपल गैसियस आयन कैटाइन ए, गैसियस कैटाइन बी मिलते हैं और ए बी, सॉरी ये एनाइन है, सॉलिड बनाते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है लैटिस एनर्जी। तो रिलीज इन दी फॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि जब भी रिलीज होगी तो इसका मतलब है लैटिस बन रहा है, और अगर एब्जॉर्ब का वर्ड होगा तो लैटिस डेफिनेटली टूट रहा है। अब आपके पास कंबस्शन मौजूद है, डिसोसिएशन मौजूद है, फॉर्मेशन मौजूद है, डिसोल्यूशन मौजूद है, तो डेफिनेटली आप लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेशन। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन ये दे देता, तो लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अब मुझे बताएं कि एब्जॉर्ब के वर्ड के साथ कंबस्शन, डिसोसिएशन, फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन में से कौन सी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट बनेगी। फॉर्मेशन तो हो नहीं सकती थी, डिसोसिएशन ही हो सकती है कि ये सॉलिड टूटे और टूट करके दोबारा से गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं एब्जॉर्ब कह देता तो डेफिनेटली फिर तुम डिसोसिएशन की तरफ जाते। गॉट माई पॉइंट? ऑफ कोर्स यू गॉट इट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। आपने कहा सर ये तो हैसेस लॉ की स्टेटमेंट आ गई, ये भी एक तरह के हैसेस लॉ की स्टेटमेंट ही आ गई। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच जो है वो तो E2 माइनस E1 को कहते हैं। तो यहां पे सारी इंटरनल एनर्जीज का सम तो नहीं होना चाहिए, चेंज हमेशा डिफरेंस होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो चेंज है। बेटा ये देखें, ये हैसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, ये एक्यूरेट है। टोटल हीट सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हीट्स के इक्वल होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी। डेफिनेटली जो नॉट पॉसिबल है वो बीटा होगा। बाकी डेल्टा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि आपको वर्क डन मिल रहा है और साथ में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म भी है। All of the following enthalpy changes delta H have the positive or negative value except, यानी कि एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकती। देखें, कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंजेस हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट, यानी कि वो सेलेक्ट करो जो ऐसा नहीं करती, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ना हो। ये था क्वेश्चन। फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, सॉल्यूशन भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। तो बची की एटोमाइजेशन आप कहेंगे सर ये सिर्फ पॉजिटिव थी, तो मैंने बाकियों को देखे बगैर ही पता चला लिया कि एटोमाइजेशन ये आंसर बनता है। बड़े तेज हो गए हो आप लोग, बहुत तेज हो। और लग रहा है ये तेजी आप लोग एग्जाम्स में भी अप्लाई करो। रिएक्शन गिव्स आउट हीट, इट मीन्स दैट गिव्स आउट हीट, आउट बाहर निकल रही है, जा रही है सिस्टम को छोड़ के। डेफिनेटली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एक्सोथर्मिक में जो फॉर्म्ड बॉन्ड होते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रेक्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बात किसी भी सूरत में भूलनी नहीं है। तो ढूंढे फिर हम लोग। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि बॉन्ड फॉर्म्ड स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड जो है वो ब्रेक्ड। तो ब्रेक्ड बॉन्ड वीक होंगे तभी कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे तभी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूं। ढूंढे फिर ऑप्शन। बॉन्ड बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स ब्रोकन,
क्योंकि बनने वाले वर्ड्स अगर स्ट्रॉन्गर होंगे तो उसके रिजल्ट में डेफिनेटली ज्यादा हीट रिलीज होगी। लेक्चर सुना है तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। चार्ली आंसर है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर NaOH एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 मोलर HCl रेज टेम्परेचर कर रही है 31 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 25 से 31 टेम्परेचर बढ़ा। फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है 5 किलो जाउल पर ग्राम पर केल्विन। ये जाउल है, एक्चुअली इसका यूनिट ये बनता है 5 जाउल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, वो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, अच्छा भाई, अब आप कहेंगे सर ये तो हम लोगों ने ना तुक्का लगाया, हमने कहा कि ऑप्शंस बड़ी क्लोज थी, तो क्या करना चाहिए? तरीका बताऊं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत आसान सवाल है, बिलीव मी, आपकी कसम बहुत आसान सवाल है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप देखो, आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 मोलर NaOH का है और 50 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 मोलर HCl का। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो हीट Q प्रोड्यूस हो रही है, Q इज इक्वल टू होगा MS डेल्टा T। बहुत आसान सवाल है। मैस M कितना है यहाँ पे? अब आप लोगों को मैस अगर देखना है तो वो क्या है, याद रख लीजिएगा, अगर डेंसिटी 1 हो तो आपके पास मैस और वॉल्यूम इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। टोटल दोनों का वॉल्यूम मिला लें तो वो उनका अप्रॉक्सीमेटली मैस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100 ग्राम मैस है। स्पेसिफिक हीट भी लिख देता हूँ 5, साथ में यूनिट लिख देता हूँ जाउल पर केल्विन पर ग्राम इनटू डेल्टा टी। अब आप लोग 31 माइनस 25 करते हो तो डेल्टा डी चाहे सेल्सियस का चाहे केल्विन का वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी आ गया 6 केल्विन, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये आप लोगों के पास यूनिट्स भी कैंसिल होंगे, ऑफ कोर्स ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल होगा। कोई मुझे जल्दी नहीं पड़ी हुई है भागने की, मैं आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ। यहाँ पे क्यू देखो, 100 मल्टीप्लाई करना है 5 6 R 30, ठीक है जी। और 30 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है मेरे पास 3000 जाउल। जो जी 3000 जाउल एनर्जी है। अगर इसको किलो जाउल में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगी 3 किलो जाउल। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन कहीं पे नज़र नहीं आ रही 3 किलो जाउल। बेटे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, यहाँ पे ऑप्शन में पर मोल दिया हुआ है। अब आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि पर मोल के हिसाब से वो कितनी बनती है, तो इसको चेक करना भी बड़ा आसान है। आप सबसे पहले तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं 0.5 मोलर, आप लोगों ने मोलैरिटी पढ़ी है, 0.5 मोलर का मतलब क्या है? 0.5 मोलर का मतलब है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि मोलैरिटी की डेफिनेशन है। आपने एक डेसीमीटर क्यूब तो यूज ही नहीं किया, आपने कितना यूज किया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तुमने कितने मोल्स यूज किए हैं। जितने मोल्स यूज किए होंगे उसके मुताबिक बड़ी आसानी से ये वैल्यू आ जाएगी। असल में अब आपको पता क्या चलना है कि ये जो हीट आई है 3 किलो जाउल, ये कितने मोल्स के लिए आई है, फिर बाद में आप पर मोल के लिए उसको बासानी कैलकुलेट कर लोगे। बताऊं क्या करना है अब आपने? अब आपने एक छोटी सी रेशियो लगानी है। क्या रेशियो लगानी है? आपने रेशियो लगानी है ये कि यहाँ पे आप लोग लिखोगे मोल्स